अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, ये जो लेक्चर नंबर मैंने रखा है 1, जो मैं यहाँ सीरियल नंबर चलाया करूँगा। वैसे तो आप लोग जो यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप भी कोशिश करिए कि लेक्चर का रेफरेंस नंबर लेके रखिए, लेकिन मेनली मैंने ये ऑनलाइन वालों के लिए नंबरिंग की हुई है ताकि उसको ट्रैक कर सकें। अच्छा, अभी इस लेक्चर में मैंने आपको मेनली कुछ जनरल नसीहतें करनी है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। और जी। बस ये जो आपका ये बोर्ड होगा, ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा तो आप नहीं यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कैसा? एक पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में आप भेजें इसको। नहीं, इसमें मतलब ये तो बोर्ड है लिखने के लिए, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है। अच्छा, तो वो जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे, वैसे बहुत ज्यादा नहीं होगा लिखने को, लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस है तो लिखते ना बंदा लॉजिक और टीचर का फिटनेस रह जाता और ये ज्यादा तो जो ना लिखने में ही होती है। हाँ। अच्छा, वैसे बीएफडी में लिखना होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सवाल ही सवाल सॉल्व होंगे। लेकिन मैं भी तो नहीं, जो मैंने बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने होंगे वो तो मैं ही कर रहा हूँ ना। लेकिन आप पता नहीं सही लॉजिक। चलें, कोशिश करेंगे कि आपको लिखने में अगर टाइम दूं तो फिर आप लिखने तक मैं चुप रहूं, इस तरह से कर लेंगे। तो पीडीएफ नहीं है सच, लिखने वाला ही होगा। तो एक तो कुछ जनरल नसीहतें, फिर उसके अलावा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, फिर बीएफडी से रिलेटेड, फिर ये कि मैं आपके लिए इस कोर्स में क्या कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल क्या होगा, मेरा क्या तरीका होगा पढ़ाने का। तो मेनली मैंने इसी पे बात करनी है। पहले सबके लिए, यानी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दुनिया ऑनलाइन सुन रही होती है, पहले सबके लिए कुछ जनरल नसीहतें कि आप जो यहाँ बैठे हैं, जो आप मेरे सामने आके बैठ गए हैं, जो आपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लिया है, तो अब आगे क्या करना है। देखिए, जो लोग तो है ना आर्टिकल्स में, अभी कितने लोग हैं जिनके अभी आर्टिकल्स चल रहे हैं सामने बैठे हुए में से? चलो 5-6 लोग ही हैं। ज्यादा जो है इसका मतलब वो वर्किंग लाइफ में आ चुके होंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स वाले लोग हैं ना, इनको पढ़ाई का टाइम नहीं, क्लासेस लेने का टाइम बहुत आसानी से बार बार नहीं मिलेगा आपको। अगर अभी क्लासेस के लिए टाइम मिल गया है, बहुत कम फर्म्स ऐसी होंगी जहां पर आपको बड़े आराम से क्लासेस के लिए टाइम मिलेगा। आप यकीनन लड़ झगड़ के आए होंगे, फिर हो सकता है कि अभी जब सीजन स्टार्ट होगा तो आपको तंग करना शुरू कर दिया जाएगा। फिर आप कई मौकों पे क्लासेस छोड़ रहे होंगे, अभी 30 सितंबर आ जाना है, फिर आपने निकल जाना है। तो आर्टिकल्स में क्लासेस का टाइम मिलना ये बार बार पॉसिबल नहीं होगा। आपने अगर यहाँ टाइम निकाल के क्लासेस अटेंड करने का फैसला कर लिया है और ऑब्वियसली फीस पे कर दी होगी तो एडमिशन ले लिया, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलना। अगर इस मौके को अवेल नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका मुश्किल हो जाएगा। आर्टिकल्स के अंदर पढ़ना आर्टिकल्स के बाद पढ़ने की निस्बत आसान है, क्योंकि आप बेशक बहुत काम कर रहे हैं, नहीं, बेशक आप काम कर रहे हैं, फिर भी आप इंप्लॉई नहीं है। वो जो एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर होता है ना, वो नहीं है आपके ऊपर। आप स्टूडेंट हैं, जितने मर्जी मैनेजर आपके सख्त होंगे, जितने मर्जी आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी गई होंगी, लेकिन बहरहाल आप अभी एम्प्लॉई नहीं है। आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं ना, वो स्टाइपेंड है, वो आपकी सैलरी नहीं है। आपको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं। कई फर्म्स ऐसी भी होती हैं जहां पर वेले लोग बैठे हुए हैं, पूरे आर्टिकल गुजार देते हैं, बिल्कुल वेले, कोई काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने काम करने का मिजाज ही नहीं बनाया होता। जिस भी डिपार्टमेंट में हो, गोलियां कराते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उनकी फर्म उनको निकालने की बजाय बस साइडलाइन कर लेती है, फिर भी उनको स्टाइपेंड मिलता रहता है। मेरे सुनने में नहीं आया, मेरे अपने आर्टिकल्स के दौर में भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखने में मिला कि कोई वेला इंसान हो और उसको फर्म ने ये कह के निकाल दिया कि तुम्हें पैसे किस बात के देते हैं। वो 4 साल 3.5 साल गुजार के गया है, तो फर्म को भी कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है आपको घर बैठा के भी स्टाइपेंड देने में, वो बस आपको दे रहे हैं स्टाइपेंड, तो आप पे वो प्रेशर नहीं है।
उस प्रेशर के बगैर ये मौका आपको बार बार नहीं मिलना पड़ने का। तो जो लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं, वो क्लासेस लेने बैठ गए हैं, इस मौके को बेटे जाया नहीं करना। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहां आने के लिए एक तो टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता होगा, फिर वो जो यहाँ बैठे होंगे, हो सकता है मोबाइल के इनके ऑफिस के काम चल रहे हो, जब यहाँ बैठे होंगे हो सकता है, खैर है वैसे चल गया था काम। इसका क्या करूं यार मैं, कौन सी गेम में डालूं? खैर है, इसका कुछ बंदोबस्त कर देना, फिर लगा लूंगा। इसको कुछ इस साइड पे ले आना, अभी ठीक है यार, ब्रेक में कर देना, अभी रहने दो, ब्रेक में कर देना। इसको इसके करीब ले आओ ताकि मैं इसको जेब में तो डालूंगा, अभी रहने दो, ब्रेक में कर देना। अभी मैं ना कोई आधे पौने घंटे तक मगरिब की ब्रेक करूंगा, फिर कर देना, अभी रहने दो। अच्छा जी, जो लोग आप में से वर्किंग लाइफ में आ चुके हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो वाकई ही काम के पैसे ले रहे हैं, और उनका काम अगर पैसों के मुताबिक नहीं हो सक रहा होगा, टारगेट मीट नहीं हो सक रहे होंगे, तो आपको अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर, ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर मुश्किलें फेस करनी पड़ जाएंगी। अब भी अगर आप टाइम निकाल के यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो ये कम कुर्बानी नहीं है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है, या ऑनलाइन वालों में से शायद कोई ना कोई हो जो नौकरी छोड़ के पढ़ने बैठा है, और ऐसे केसेस हैं। मुझे 2 लोग तो याद हैं, जो एक तो शायद कोई 50s में थे, एक साहब शायद कोई लेट 40s में होंगे, जो अपना मिडिल ईस्ट का कैरियर जॉब छोड़ के यहाँ आए थे कि बैठ के पेपर पास करूंगा तो वापस जाऊंगा। तो आप में से, या कम से कम जो आप ऑनलाइन वाले बैठे हैं, इनमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़ी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, टाइम के एतबार से भी, शायद पैसों के एतबार से भी, शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एतबार से भी। ये बात बताने का मकसद ये है कि अब अगर आप आ ही गए हैं और क्लासेस लेने का फैसला कर ही लिया है, तो स्टूडेंट बन के बैठना। और आपकी उम्रें चाहे 50 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 20 साल हो, मेरी नजर में आप स्टूडेंट ही हैं। और स्टूडेंट का रवैया रखेंगे तो पढ़ा जाएगा, तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जो आप में से मेरी शोहरत पे, मेरे बारे में सुन के, मेरे बारे में जान के क्लासेस पढ़ने बैठा है, और उसको लगता है शायद मैं कोई ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, शायद मैं आपको ऐसा कुछ घोल के पिला दूंगा, उससे आपका बीएफडी पास हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ पूरा का पूरा आपका पूरी की पूरी सपोर्ट होगी, पूरी की पूरी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो हम मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल टाइम जाया करके चले जाएंगे। तो मुझे सबसे पहली चीज आपसे वो डिटर्मिनेशन, वो अज़म चाहिए कि क्लास में बैठना है इंसान बन के, स्टूडेंट बन के, तो फिर जरूर बीएफडी पढ़ने में मजा भी आएगा और आप कुछ ना कुछ हासिल भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसे बैठेंगे कि अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, या मुझ पे एहसान कर रहे हैं, या किसी पे एहसान कर रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा काम। तो इसलिए आप पहले फोकस्ड होके बैठिएगा, क्लासेस का हिस्सा बनना है, सीख के जाना है। दूसरी नसीहत ये ऑनलाइन वालों के लिए, आप जो फिजिकल में आके बैठते हैं ना, आप बेशक बोझ समझ के आए, जबरदस्ती आए, लेकिन आप बहरहाल रोज 6, 6:30, 7, 8, 9, 10 बजे तक यहाँ बैठेंगे पढ़ने, टिक के बैठेंगे। लेकिन वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे, उन्होंने लेक्चर लेना है, नहीं रहने दो, कल लेक्चर सुन लेंगे, वीकेंड पे सुन लेंगे, अच्छा ये क्लाइंट को गुजार लें, फिर लेक्चर सुन लेंगे। आप जब तक अपना एक रेगुलर स्केड्यूल नहीं बनाएंगे ना, जब तक आप अपना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, आपसे लेक्चर नहीं पूरे होने। आपका दिसंबर आ गया होगा और आपके 50 लेक्चर रहते होंगे सुनने वाले। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने लिए टाइम रखें, आप अपने लिए एक जगह रखें, और जो भी जगह और जो भी टाइम रखें, उसको फिर कंटिन्यूसली फॉलो करें। वो टाइम आपका शाम का हो सकता है, सुबह का हो सकता है, वो जगह आपका घर हो सकती है, वो लाइब्रेरी हो सकती है, वो फर्म हो सकती है। वैसे फर्म में ना करें तो अच्छा है, मतलब अच्छी बात नहीं। फर्म में अगर आप कर रहे होंगे तो रिसोर्सेज सारी फर्म के यूज कर रहे होंगे, फिर आप यकीनन काम छोड़ के पढ़ाई कर रहे होंगे, और लुक बिजी डू नथिंग हो रहा होगा। तो इसलिए फर्म ना करें, बेहतर नहीं है। लेकिन जहां भी बैठे, कोई एक जगह, कोई एक टाइम डिसाइड, लाइब्रेरी वैसे अच्छा होता है,
घर में कर लें बेशक, लेकिन जब तक आप एक टाइम एक जगह फिक्स नहीं करेंगे आपसे लेक्चर आई गारंटी नहीं पूरे लिए जाएंगे। तो आप ऑनलाइन वालों को नसीहत है कि एक टाइम रखिए, फिर उस टाइम को फॉलो करिए। आप यहां आए हैं और मैं उसमें आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं वो बताता हूं। मैं ना कैफ को भी पढ़ाता हूं, आप में से जो लोग मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, मैं कैफ को पढ़ाता हूं। और कैफ का जो अकाउंटिंग का पहला तो नहीं, वो तो खैर अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे चला गया हुआ है, लेकिन कैफ 1 एक पेपर है, अकाउंटिंग का 1 पेपर, वो भी पढ़ाता हूं। यानी मैंने उस बच्चे को भी पढ़ाना है जो अकाउंटिंग पहली दफा सीख रहा है, और आप लोगों को भी पढ़ाना है। तो मैंने एक वाइड रेंज ऑफ जनरेशंस को पढ़ाना है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, चाहे उसकी उम्र जो मर्जी हो। तो मैंने आपको बच्चा समझ के ही पढ़ाना है। ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर कुछ ना समझ आए, यहां तक कि अगर आपने मुझसे कैलकुलेटर पे ये भी पूछना है ना कि पावर कैसे लेते हैं, तो मैं पास आके बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं बता दूंगा, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं सीखने। अगर आप ये बैरियर बना लेंगे कि अब मैं इतना सीनियर हो गया हूं, या ये जो उस तीसरे बेंच पे बैठा हुआ ये मेरा जूनियर है, कल ही मैं इसकी क्लास ले रहा था, और हो सकता है आप में से कोई फॉर्म फेलो भी बैठा हो, तो अगर आप शर्माते रह जाएंगे कि कोई बात समझ नहीं आई है, पूछेंगे तो शर्म आएगी, फिर नहीं सीखेंगे। तो मैं तैयार हूं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको बहुत ही बेसिक से मसाइल भी हो, बहुत बेसिक सी बोंगियां भी अगर आप मारते हो, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीख के जाएंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बीएफडी जो है ना, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, है तो न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लॉ नहीं है। जैसे सी फैप के पेपर्स की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या उसका फ्रेमवर्क है, क्या स्टडी मटेरियल है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड है। ऑडिट का क्या है, आईएसए स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनी लॉ क्या है, कॉर्पोरेट लॉस क्या है, लॉ है। टैक्स क्या है, लॉ है। तो 4 पेपर तो ये लॉ है, और लॉ का मतलब है कि जो लिख दिया वो लिख दिया, उसी पे मुश्किल सवाल बन जाए तो बन जाए, लेकिन जो भी है वो सब लिखा हुआ है। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस। यानी मैं ये नहीं करूंगा कि कॉन्सेप्ट सिखाया, एक सवाल किया, बस खत्म। नहीं, मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम सवाल हम बोर्ड पे आपके रजिस्टर पे कर रहे हो। क्लास में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सवाल क्लास में हो। जो फिजिकल सामने बैठे हुए स्टूडेंट होते हैं, उनका सामने बैठने का फायदा होता है कि मैं ना क्लास में टुरता फिरता रहूंगा और आपके रजिस्टर देखता रहूंगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या बोंगियां मार रहे हैं, क्या क्या टेक्निकल गलतियां कर रहे हैं, तो मैं वो भी देखता रहूंगा। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है पास होने के लिए, क्योंकि आपने सामने बैठ के एग्जामिनर को 1 to 1 जवाब देने, जबानी है इंटरव्यू लेना उसने आपका नहीं, आपने अपने जज्बात पेपर पे उतारने। तो जो आप पेपर पे लिखेंगे वो ही एग्जामिनर को समझ आएगा। तो आपका लिखने का स्टाइल क्या है, आप फिगर वर्किंग किस तरह की कर रहे हैं, स्पेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये मैंने चलते फिरते आपको देखना है। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं बोर्ड पे सवाल किया करूंगा तो पूरे प्रेजेंटेशन पूरी वर्किंग्स के साथ सवाल किया करूंगा, ताकि आप लोगों को ना सवाल करने की भी प्रैक्टिस हो। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स देने हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करानी है। अच्छा, प्रैक्टिस कौन सी? ज्यादा फोकस है मेरा आई कैप के पास पेपर्स पे, वो मैं भी आपको सामने एक लिस्ट दिखाता हूं। ज्यादा फोकस मेरा पास पेपर्स पे है। बीएफडी में होगा क्या, बीएफडी में होगा अभी तक का पैटर्न है, यानी कोई रूल नहीं है, लेकिन अभी तक का पैटर्न ये है कि 5 क्वेश्चंस टेस्ट होने। अभी तक का पैटर्न 5 क्वेश्चन है, ये पिछले तकरीबन दिसंबर 16 से जब से सीफैप 4 बना है 5 क्वेश्चंस का पैटर्न टेस्ट हो रहा है। ज्यादा न्यूमेरिकल है, ज्यादा तकरीबन आप समझ लीजिए कि कोई 80% तक 90% तक न्यूमेरिकल है। बाकी 10-20% क्या है, क्या रट्टा है? नहीं, रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं है। आप से आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा जा रहा होगा, वो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बताता रहूंगा, लेकिन उसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट को लिखना होगा, रीजंस लिखनी होंगी, आपको रिपोर्ट लिखने को कह देंगे, आप को एक बिजनेस खरीदने को कहा होगा और उस पर अपना ओपिनियन देना होगा। तो 10-20% ये थ्योरेटिकल है।
मेनली मेरा फोकस न्यूमेरिकल पे होगा, क्योंकि दिमाग में लॉजिक होगी तो अंग्रेजी बनाएंगे ना, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो अंग्रेजी क्या बनाएंगे। तो ज्यादा मैं आपको न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर रहा हूँ। 5 सवाल होंगे पेपर में, और ये अगले वीक में इंशाल्लाह आ जाएगी, शायद अभी कल परसों ही आ जाए, लेकिन अगले वीक में। अच्छा चले, जब तक ये ऑन होता है, इन 5 क्वेश्चंस को सिलेबस में किस तरह से बांटा वो दिखाता हूं आपको। मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है। अब उसके लिए ना आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि आप 2-4 पेजेस लेके मत आना, प्रॉपर रजिस्टर लेके आना। कैलकुलेटर मोबाइल वाला ना रखना, कैलकुलेटर होता है मोबाइल में पता है, लेकिन वो नहीं रखना। आपने जो कैलकुलेटर पेपर में लेके जाना ना वो रखिएगा, क्योंकि आपने जो चीज पेपर में यूज करनी है ना वो यूज किया करें। आप मोबाइल, होता क्या, स्टूडेंट मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं और पेपर में दूसरा कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो उस पर यूज तो ही नहीं होते। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज किया कीजिए प्रॉपर वाला, और वो नहीं जो परचून की दुकान में होता है बड़ा सा, वो कैलकुलेटर यूज करिएगा जो आपने पेपर में लेके जाना है। ये भी होता है। अच्छा जी, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने इस दफा ये जो जून 22 अटेम्प्ट गुजरी है, स्ट्रक्चर बदला है। जिन लोगों ने पहले बीएफडी अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले से मेरी बात है, जून 22 से पहले जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिसंबर 21 तक सिलेबस और था, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले बीएफडी, मैनेजमेंट कंट्रोल्स का एक ग्रिड था जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग और वेरिएंस और बजटिंग और ये सब था, वो अब निकल गया हुआ है। और जो उससे भी पुराने लोग हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स कहलाया करते थे, वो मैक के टॉपिक्स कहलाते थे, वो अब खत्म हो गए हुए हैं। जून 22 से वो सब खत्म हो गए हुए हैं, और अब बीएफडी वो हो चुका हुआ है जो दिसंबर 16 से पहले होता था। जो आप में से पुराने अटेम्प्ट देने वाले लोग हैं, दिसंबर 16 से पहले जो बीएफडी होता था वो अब बीएफडी वापस आ गया हुआ है। 5 क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बटे होंगे। अच्छा, ये ना जो 5 क्वेश्चन मैं आपको बांट के बताऊंगा, ये लाजमी नहीं है कि ऐसे ही हो। एक रफ अंदाजा ये है कि एक इसमें से होगा, एक इसमें से होगा, और 3 इसमें से होंगे। इतनी इंपॉर्टेंस है उस पहले वाले ग्रेड की। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसे ही होगा? नहीं। बीएफडी का इतना जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि एक 25 नंबर के सवाल के अंदर 15 नंबर इसमें से हैं, 8 नंबर इसमें से हैं, 6 नंबर इसमें से हैं, सब मिला जुला के पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिर्फ रफ आइडिया दिया है कि इस ग्रेड में से 3 सवाल होंगे, इसमें से 1 सवाल होगा, इसमें से 1 सवाल होगा, लेकिन ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, ये कोई कमिटेड कोटेशन नहीं है, ये एक रफ आइडिया है। इसका जो इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया हुआ है ना, वो भी काफी जनरल सी चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस अंग्रेजी पूरी करने के लिए लिख दी होती हैं, लेकिन वो सिलेबस लिखने वालों को भी नहीं पता होता कि इसमें वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसमें सिलेबस और ग्रेड्स की तरतीब से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको 7-8 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बस। अब वो 7-8 टॉपिक्स इस ग्रिड में है, इस ग्रिड में है, इस ग्रिड में है, हर एक में से अलग सवाल आएगा, 4 में से मिक्स होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हम सब प्रैक्टिस से करेंगे। तो मैंने आपको इस 5 सवालों की तैयारी के लिए
7 टॉपिक्स पढ़ाने। इन 5 सवालों की तैयारी के लिए मैंने आपको 7 टॉपिक्स पढ़ाने हैं। ये 7 ही हैं। पहला जो है ना वो एक डिफरेंट चीज है, और 9 जो लिखा हुआ है वो तो मैंने पास्ट पेपर्स कंपाइल किए हैं, तो पीछे 7 टॉपिक रह जाते हैं। तो ये 7 टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ाने। मैंने इस पूरे सिलेबस को ना अपने जो भी आपको पढ़ाना है उसको मैंने 7 टॉपिक्स में बांटा हुआ है। किसी को वेटेज बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, किसी पे हो सकता है मैं महीना 1.5 महीना लग रहा हो, किसी पे 10 दिन लग रहे हो। तो मैंने इस पूरे बीएफडी को सिलेबस को 7 टॉपिक्स में बांट के आपको पढ़ाना है। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एक सवाल सिर्फ इसके ऊपर टेस्ट होगा। हो सकता है एक सवाल का एक पार्ट इसमें से हो, एक पार्ट इसमें से हो, एक पार्ट इसमें से हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत शरीर जरूरी है प्रैक्टिस। तो मैंने बोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, और आप लोग पढ़ाई का टाइम तो खैर निकाल ही रहे हैं। रिपोर्टिंग, जो लोग 4-5 लोग रिपोर्टिंग में बैठे हुए थे, या वो जो ऑनलाइन में से काफी सारे रिपोर्टिंग में होंगे, रिपोर्टिंग में मेरी क्लास की मेहनत निस्बतन ज्यादा है। बीएफडी में होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएफडी का जो सवाल है ना वो आप पूरा पूरा लिखेंगे, स्पेस मैनेजमेंट आएगी, टाइम मैनेजमेंट आएगी, तो आप बीएफडी करना सीखेंगे। मैं तो आपको क्लास में सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसका सवाल हाथ से सॉल्व करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो मेरी प्रैक्टिस का एक मेन हिस्सा क्लास में हो रहा होगा, क्लास वर्क, और वो आप सब सॉल्व कर रहे होंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो मुझे नहीं नजर आ रहे, लेकिन आप ये जो सारी दुनिया सामने बैठी ना, ये आप सॉल्व कर रहे होंगे। मौत ना पड़े सवाल करते हुए, आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप खुद रजिस्टर पे पूरा पूरा सॉल्व कर रहे होंगे। नहीं सवाल लिख के सॉल्व करेंगे, आपसे नहीं होना पेपर के अंदर, क्योंकि जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है बीएफडी का, खास तौर पे जो इस दफा पेपर आया था, पेपर एवरेज था, टुवर्ड्स आसान, एवरेज टू आसान था, लेकिन अंग्रेजी में इतनी कहानियां लिखी हुई थी, इतने मुश्किल तरीके से चीजें सुनाई हुई थी कि वो पढ़ने वाला ये सोचता ही रह जाएगा कि मैंने इसको खत्म करना। 2.5 सफे का एक सवाल, 1.5 सफे का एक सवाल। तो इसलिए पेपर पूरा होना ही बड़ा मसला हो जाता है। किनके लिए मसला? जिन्होंने कभी सवाल लिख के नहीं किए होते। तो इसलिए सवाल लिखने हैं, सीरियसली सवाल लिखने हैं आप लोगों ने। रजिस्टर 2-2 4-4 पेजेस क्लाइंट से ना उठा के लाना, पूरा रजिस्टर लेके आना, और उसको लिखने के लिए आपने अपना कैलकुलेटर पास रखना है। तो मुझे आपसे लिखा हुआ रजिस्टर, आपसे सॉल्व किया हुआ एटीट्यूड चाहिए। तो मेरा काम है आपको इन 5 क्वेश्चंस के लिए 7 टॉपिक्स तैयार करवाना, फिर विद भरपूर प्रैक्टिस, जिसमें क्लास में बोर्ड पे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं क्लास में बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे होंगे। वो आप ही सवाल, रिस्क एक टॉपिक है, मैंने आपको सिखाना है, आप ही सवाल कर रहे होंगे वो सारे। तो इसलिए जो क्लास के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। अच्छा, अब इसमें सवालों के लिए मटेरियल क्या है, या पढ़ने के लिए क्या मटेरियल है? बीएफडी आपको पेपर में अलाउड है बुक लेके जाना, और कोई सी भी आप 2-3 किताबें लेके जा सकते हैं। तो ये जो बुक मैंने बनाई हुई है, ये आपके पेपर में लेके जाने के लिए है। ये जो बुक मैंने बनाई हुई है, ये सेल्फ स्टडी बुक सोच के नहीं बनाई थी। यानी अगर आपको लगता है कि आप बुक पढ़ें, पढ़ते चले जाएं, सारा कुछ बुक से खुद ही पढ़ के सीख लेंगे, नहीं। ये करने के लिए फिर मुझे 2000 सफे की बुक लिखनी पड़ती। तो ये सेल्फ स्टडी बुक नहीं बनाई हुई है। ये बुक मेरे साथ मिला के ही चल सकेंगे। यानी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया करूंगा ना, जैसे आप पूछ रहे थे कि लिखना पड़ेगा, तो जो सवाल है वो तो बोर्ड पे हम लिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जैसे मैं एक चैप्टर मिसाल के तौर पे दिखाता हूं। अब मैं आपको जो फॉर्मूले समझा रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसको किसमें ऐड करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हायर फिगर लेनी है, लोअर फिगर लेनी है, वो सब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया करूंगा, और फिर कहा करूंगा फलाने पेज पे फलानी लिखी हुई चीज पढ़ ले। तो इसलिए कई चीजें लिखने की उस तरह जरूरत नहीं पड़ रही होगी। एक और मिसाल बताता हूँ। अब इसमें आपको मैंने सिखाना होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन करना क्या है? पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये कैलकुलेट करना है, फिर ये कैलकुलेट करना है, वो मैंने सारा किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो किताब मैंने बनाई हुई है, ये सेल्फ स्टडी नहीं है,
लेकिन जो आपको समझाऊंगा उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने किताब के अंदर लिखी हुई हैं, कई फार्मूले लिखे हुए हैं, कई एग्जाम टिप्स लिखी हुई हैं कि अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये हो तो क्या करना है, ये हो तो क्या करना है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं कि जब आप एग्जाम के करीब सिलेबस कवर करने बैठे होंगे, एग्जाम बीस के अंदर पढ़ने बैठे होंगे, तो जो कुछ पढ़ाया होगा कोशिश की है कि बहुत कुछ इसके अंदर सब लिख दिया हो, तो इसलिए लिखी हुई चीजें बुक के अंदर मौजूद होंगी। तो ये बुक आप खरीदिए और अगले वीक में हो जाएगी अवेलेबल, और ये लेके बैठिएगा, यानी ये क्लास में हुआ करे आपके पास। इस बुक में एक तो ये टेक्स्ट रख दिया मैंने, जो आपको पढ़ाना है, समझाना है, जो रूल्स सब इसके अंदर लिख दिए। उसके अलावा मैंने इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल दिए। अच्छा, क्वेश्चंस कौन से डाले? मेनली तो आई कैप के सारे पास पेपर्स डाल दिए। जो जो टॉपिक्स एसीसीए के अच्छे सवाल थे वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिए। को 5-6 सवाल होंगे जो मैंने खुद बनाए हुए, वो मैंने इन सवालों को यहाँ डाल दिया। मेजॉरिटी सवाल मैंने हर चैप्टर में डाले हुए हैं। जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर के सवाल उस चैप्टर के अंदर डाल दिए। लेकिन उसके अलावा जो पास्ट पेपर के सवाल मैंने अपने चैप्टर्स में नहीं डाले, उसके लिए काम ये किया, ये पढ़ा जा रहा है या इसको मैं काफी है, पढ़ा जा रहा है ना? इसमें मैंने क्या किया कि जून 8 जब से आई कैप ने सोल्यूशन देने शुरू किए थे, दिसंबर 21 तक जितने आई कैप के पेपर में सवाल थे, जैसे दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो तो खैर अब सिलेबस में ही नहीं रहा, क्वेश्चन 3 अब सिलेबस में ही नहीं रहा, क्वेश्चन 2 मैंने फलाने चैप्टर में डाल लिया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन 1 मैंने फलाने चैप्टर में डाल लिया हुआ है। ये डब्बा खाली है, ये मैंने किसी चैप्टर में नहीं डाला। ये किधर गया? ये मैंने क्या किया कि वो इसी चैप्टर में वो बाकी सवाल भी डाल दिए। यानी जून 8 से लेके दिसंबर 21 तक सारे पास पेपर्स यहां मौजूद हैं। इसका फायदा क्या है? बीएफडी में अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि पुरानी किसी अटेम्प्ट का सवाल थोड़ा बहुत चेंज होकर दोबारा टेस्ट हो गया। तो जब ये सारे पास पेपर के सवाल आपके हाथ से गुजरे होंगे, नजर से गुजरे होंगे, पेपर में किताब लेके गए होंगे, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि सवाल ये तो वो वाली अटेम्प्ट का सवाल है, उसी वक्त किताब खोली, सवाल देखा, एक आइडिया ले कैसे सॉल्व करना है और सवाल सॉल्व कर दिया। इसलिए मैंने पास्ट पेपर सारे इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट समझाना और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कराना, ये है मेरा बीएफडी का सारा जो स्टाइल। आपको कोई और बुक पढ़नी चाहिए, आपकी मर्जी है। अगर पढ़ने का बहुत शौक है तो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट पढ़ लें, बहुत है। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपके पास बुक पढ़ने का नहीं टाइम होगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हाँ बीएफडी पढ़ने के लिए, पास करने के लिए भी काफी है, गोल्ड मेडल लेने के लिए काफी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझें और सवालों में उसको ट्रांसलेट करें और मेरे साथ साथ चलते रहें। बस क्लास वर्क करा रहा हूँ, साथ साथ इन्वॉल्व होकर सवाल करते रहें, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क करके आए, फिर तो आप बीएफडी पास करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट देना है और प्रैक्टिस करवानी है, क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी। इस पढ़ाई की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछें, कि ये जो सब स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं पढ़ाने की, इसके हवाले से कुछ पूछना है तो पूछें। जी, कितनी कोई ओल्ड? ये जो भी बिल्कुल सही है, सिर्फ ये है कि उसमें से वो टॉपिक्स निकाल दिए और एक छोटा सा टॉपिक है वो ऐड कर दिया, छोटा सा टॉपिक है, और एक अटेम्प्ट ऐड कर दी, छोटी मोटी एक दो गलतियां थी वो ठीक कर दी, बस भाई बिल्कुल ठीक है, हो जाएगी यूज। हाँ जी, और कोई सवाल? क्लास के अलावा आपको कितने घंटे की एफर्ट चाहिए? आई कैप समझता है कि 130 घंटे तो उसकी सिर्फ टीचिंग आवर्स ही हैं। 130 घंटे तो सिर्फ टीचिंग आवर्स ही हैं, वो तो मैं आपसे क्लासेस में ले लूंगा, तकरीबन 120, 25, 30 आवर्स तक जाएगा अक्सर कोर्स, तकरीबन 125 आवर्स तक आप कह लें, 120 आवर्स तक। आपको उसके अलावा कितना टाइम चाहिए?
मैं रोज का अगर होमवर्क दूंगा तो बस एक सवाल होगा, वो आपने यहीं रात को जाके बैठ के करना है, सुबह ऑफिस में करना है, शाम को करना है, वो आपकी मर्जी, 15 मिनट में कर लें, 20 मिनट में कर लें, बस बहुत है, बस होमवर्क कर लें। हाँ, रोज का रोज अगर रिवाइज करके अगले दिन आ जाएंगे तो होश में बैठे होंगे अगले दिन, अगर ऐसी मुंह उठा के आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इनको बहुत ज्यादा घर में नहीं पढ़ना पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, होमवर्क दूंगा वो होमवर्क कर लीजिए। अब तो खैर ऑनलाइन में मेजोरिटी शिफ्ट हो गई है, जब ये ऑनलाइन का रिवाज नहीं था तो मैं बीएफडी में ना फाइन रखता होता था, होमवर्क दिया नहीं किया तो 100 रुपए जमा करा दें। तो पैसे की ऐसी ताकत थी, ऐसी ताकत थी पैसे की कि सवाल करते थे। लेकिन अब तो खैर मतलब ये 20% आप लोग बैठे, 80% तो ऑनलाइन बैठे हुए, तो फिर अब बस मोटिवेशन पे ही है। सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हाइप है। किसकी? सब्जेक्ट की इसमें जो एफर्ट या वो इसलिए है, ये सब्जेक्ट मुश्किल बिल्कुल है, सीए के मुश्किल 3 सब्जेक्ट्स में से है। उसकी वजह यही है कि इसमें स्टैंडर्ड नहीं है कोई, और सवाल कई टॉपिक्स मिक्स होके भी बन रहा होता है, तो इसलिए मुश्किल तो है। लेकिन करते हैं लोग पास, इतने लोग पास करते आए, कर लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे। साथ साथ चलते रहें, बस जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल पूछने से नहीं शर्माना, सवाल पूछिए, बोंगा 3 सवाल भी है तो पूछिए, समझाऊंगा, बताऊंगा। आप सवाल पूछते रहे, मैं आपको समझाता रहूंगा, वो हो जाएगी बीएफडी ऐसे। चैप्टर की जो ग्रिड है ना, वो इससे इतनी अच्छी इसलिए नहीं फिट हो सकती, थोड़ी बहुत तो मैं कर देता हूं। जैसे ये जो 2 रिस्क वाले टॉपिक हैं, करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क, ये है तीसरा ग्रिड, एक सवाल आना ही आना है। इसके अलावा जो बाकी है ना, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोर्टफोलियो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन, ये इन दोनों के अंदर फैले हुए हैं। यानी मैंने आपको जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाना है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में इनमें लिखी हुई हैं, कुछ हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। बिजनेस वैल्यूएशन की कोई चीज इसमें लिखी हुई है, कोई इसमें लिखी हुई है, तो इसलिए ये दोनों ग्रिड्स जो हैं वो कुछ मिक्स ही हैं। हाँ, ये आप सेपरेट कह सकते हैं, ये जो आखिरी वाला ग्रिड है वो ये है, आखिरी ग्रिड ये है, बाकी दोनों ग्रिड्स मिक्स हैं। इसलिए बता रहा हूं ना कि ये जो ग्रिड लिखने वाले हैं ना, ये उनको खुद भी नहीं पता होगा उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, और ये मैं अपना गुमान नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ मतलब फैक्चुअल बात बता रहा हूं। तो ये बस लिखी हुई हैं चीजें, लेकिन चूंकि इनमें स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, अब जैसे स्पिन ऑफ, स्पिन आउट, ये लिखने वाले को नहीं पता उसने क्यों लिख दिया हुआ है, किताब में भी इनका जिक्र नहीं है। तो ये तो बस कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या नॉर्म्स चल रही हैं, सवाल किस तरह के होते हैं, वो आईकैप के पास पेपर से ही आइडिया हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि चैप्टर 1 इस पॉइंट को कवर कर रहा है, चैप्टर 2 इस पॉइंट को कवर कर रहा है, मिक्सचर है कॉन्सेप्ट्स का। तो इसलिए मेरा फोकस सिलेबस की लाइन आइटम्स की बजाय टॉपिक्स पे, और सवाल भी ऐसे ही होता है, 2-3 टॉपिक्स मिक्स हो जाते हैं। और बताइए जी, और पूछें जो पूछना है। आईकैप में कितने % क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो काफी हद तक सिक्योर हो गया। मैंने जब बीएफडी पास किया था तो मैंने 64 नंबर का पेपर किया था, 64। इस 64 में मतलब जो 36 मैं निकाल रहा हूँ, उसमें से एक 16 नंबर का तो किया ही नहीं था, या 20 नंबर का तो किया ही नहीं था, और एक ऐसा था जो मुझे इस करके आने के बाद पता चल गया था कि मैं इसको बिल्कुल ही उलट ले गया था और टोटली डिफरेंट करके आया हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं 64 नंबर का पेपर करके आया था, पास हो गया। बाकी कई इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं। बात पेपर पूरा करना जरूरी नहीं है, आपको एग्जामिनर ने हर स्टेप के, हर कैलकुलेशन के नंबर देने हैं, जब गिनते गिनते पूरे 50 हो जाएंगे आप पास हो जाएंगे। बल्कि एक अजीब बात, चूंकि मुझे एक आर्टिकल स्टूडेंट ने की, तो पता नहीं शायद आप लोगों में से कोई समझता ही ऐसा हो, उसने कहा जी कि अगर पेपर में बोंगियां मार देना तो जो एग्जामिनर है वो बुरा मान जाता है, और वो कहता है कि इतनी बोंगी, इतने कॉन्सेप्चुअल मसले, इसको तो पास होने का ही नहीं हक है, तो वो पेपर ही फेल कर देते। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। आपने जो जो पेपर में किया है, जितना किया है, इवन कि अगर आपने 55 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट किया है ना,
और जो किया वो सही किया, आप हो जाएंगे पास। तो इसलिए इसके ऊपर नहीं कुछ कह सकते कि कितने नंबर का पेपर करेंगे तो ही आपके पास होने के चांसेस बढ़ेंगे, बस सही करते जाएं बस। और उसके अलावा ना मैं आपको टिप्स बताता रहूंगा, एग्जाम टिप्स बताता रहूंगा कि इसको इस पेपर इस वाले सवाल को पेपर में सॉल्व करते, टाइम ना होता तो क्या करते, टाइम होता तो क्या करते, ये वर्किंग ना समझ आ रही होती तो क्या करना चाहिए। इस तरह मैं साथ साथ बताता रहूंगा। अगर आप उन बेसिक बेसिक चीजों को साथ लेके चलते रहे ना तो इजी इजी मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। तो करते करते अगर अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया तो 55 में भी पास हो सकते हैं, नहीं सही अटेम्प्ट किया तो 100 नंबर करके भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए ये कोई इतना क्रिटिकल इशू नहीं है कि कितने नंबर का पेपर आप करेंगे तो पास होंगे, सही करेंगे तो 55 में भी पास हो जाएंगे। जी, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मेरे जो रोल है उससे रिलेटेड, मैं क्लास में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। अच्छा, टेस्ट के बारे में एक तो ये कि शुरू के जज्बात हैं, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है तो टेस्ट तो लोग देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पैक में अगर एक टेस्ट की रूटीन चलती हुई तो जरूर हुआ करेंगे। मैं पर्सनली ना सवाल बना रहा हुआ करूंगा ना मैं मार्क कर रहा हुआ करूंगा, यानी मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, टेस्ट सिस्टम चलेगा कोई तो जरूर हुआ करेंगे, वो आप भी पूछ लीजिएगा कॉलेज से, मैं भी पूछ लूंगा, लेकिन मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी मैं उसको ओन नहीं कर रहा हूँ टेस्ट को। बाकी होते होंगे, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स देते नहीं है टेस्ट। बहरहाल जो देने वाले होंगे हो जाया करेंगे शायद। कहने को तो हाँ सही बात है ये, लेकिन देते नहीं है लोग टेस्ट, लेकिन कर लेंगे, कर लेंगे, टॉपिक वाइज कर लेंगे, यानी कोई वीकली नहीं, टॉपिक वाइज। टॉपिक खत्म होगा तो फिर तो सर इसको आपसे लाके डिस्कस कर सकते हैं आप? टाइम मिल जाए तो जरूर कर लेना। हाँ, अगर टेस्ट दे दिया तो। हाँ, एक और बात मुझे अचानक याद आ गई, बड़ी जरूरी है। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाना है ना तो या तो होता ना कि सारी दुनिया मेरे सामने बैठी होती, तो उससे ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट सिखाया होता है, समझाया होता है, वो कुछ सामने बैठे हुए के सवालों से या शक्लें देख के आइडिया हो जाता है कि बात बनी है नहीं बनी है, और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अब बहुत सारी दुनिया कैमरे के पार बैठी हुई है, वो मुझे फौरन अपनी शक्लें नहीं दिखा सकते, वो फौरन मुझसे बात नहीं पूछ सकते। तो मैंने ना वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स को सामने रख के पढ़ाना है। मैंने गोल्ड मेडलिस्ट को भी सामने रख के पढ़ाना है, मैंने उसको भी सामने रख के पढ़ाना है जो सीए में आ गया था, उसकी मेहरबानी है, बस घसीट घसीट के चल रहा है। मैंने सबको सामने रख के पढ़ाना है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे यार ये तो बच्चों वाली बातें सर बता रहे हैं, हो सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि आपका लेवल अगर यहाँ होगा तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लेवल यहाँ होगा। तो मैंने ना सबको सामने रख के पढ़ाना है। तो हो सकता है आपको मेरी कुछ चीजों में लगे कि ये तो बड़ी बेसिक सी बात बता रहे हैं, तो वो मुझे बतानी जरूरी होगी, मजबूरी होगी। तो इसलिए अगर आप क्लास में कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो आता है आगे चलें, तो ये ना करिएगा। मैंने सबको पढ़ाना है, मैंने सबको सामने रख के चलना है। और आप जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए ना सब बराबर है। मैंने आपको बच्चों की तरह ही पढ़ाना है। अगर आप प्रोवाइडेड कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि 10 दिन बाद मुंह उठा के आए और 10 दिन में पढ़ा कुछ नहीं को आज ये दोबारा बता दें, नहीं ये नहीं करना। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो और कोई बहुत ही बेसिक सी बात भी पूछनी हो जरूर पूछिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे आपस में कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा मैं आप लोगों तक चीज पहुंचा रहा हूँ, उतना ही क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा होगा। तो आपने पूछने से नहीं शर्माना है। लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि ऐसा पिछली क्लासेस में होता रहा है, कुछ बच्चे कहते थे सर आप तो बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं। तो मैंने सबको बताना है, मैंने सबको समझाना है। मेरे लिए एक एक स्टूडेंट क्लास का इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी बहुत सी बेसिक बात भी पूछनी है वो भी पूछिएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, कुछ लिमिटेशन होंगी, कोर्स भी खत्म करना है भाई, तो कुछ लिमिटेशन जरूर होंगी, लेकिन आपकी तरफ से वेलकम कि आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए। पूछिए है, पूछे जो आपको। जी जी, आप जरूर पूछिए। नहीं आप भी यंग ही हैं, बताएं। तो आपने ये बात की है कि आप इरीटेट ना हो जाए। मुझे बेसिक नहीं पता होगा क्योंकि मेरी पहली अटेम्प्ट है क्लियर थी और बाकी पेपर पास किए, मुझे बड़ा टाइम हो गया, मैंने ये पेपर दिए।
अच्छा वो जो बेसिक मैथ होता है ना वो भी मैं भूल गया, बड़ी मुद्दत से क्लियर कर रही थी, तो वो थोड़ा शायद मैं पूछूं तो बाकी इरिटेट ना हो कि अच्छा, ये तो कुछ ऐसे बाद ही पता चलेगा कि आप बेसिक कितना को बेसिक पूछना चाह रहे हैं। वो आप पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, लेकिन ये बाकी इरिटेट होंगे नहीं होंगे? क्योंकि बाकी लोग खुश होंगे कि चलो यार थोड़ी देर पढ़ाई तो रुकी ना। हाँ, तो वो खुश होंगे, आप बेफिक्र होकर पूछिएगा। अच्छा जी, एक तो ये कि अभी मगरिब पढ़ लें, और मगरिब भी पढ़िएगा, सूटे लगाने ना चले जाइएगा, मगरिब पढ़ के आइए। मैं ना फिर 8 को बजे क्लोज कर दूंगा उसके बाद, ठीक है? बाकी फिर पढ़ाई मैं इंशाल्लाह कल शुरू करूंगा। लेकिन आपसे कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड चीजें शेयर करनी है, खास तौर पे ऑनलाइन वालों से, तो अभी मगरिब के बाद वापस आ जाइए। पॉज कर दें यार। अच्छा, मैं ना शुरू ऐसे करूंगा कि ये जो आपको इधर लिस्ट नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सिलेबस में नहीं है। ये दिसंबर 21 तक थी सिलेबस में, उसके बाद से ये सिलेबस से निकल गई है। फिर मैंने यहाँ पर इसको क्यों रखा है? बेसिकली मैं शुरू करूंगा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से, और आप में से जिन लोगों ने अभी कैफ को बहुत ज़्यादा अरसा पहले नहीं किया पास, तो उनको तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ाया गया होगा। लेकिन जो ज़्यादा अरसा पुराने हैं, जिन्होंने कॉस्ट बहुत पहले पढ़ी थी, वो इसको बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो इसको शुरू में लाने का मकसद मेरा ये है कि आपको ना डिसीजन मेकिंग का आइडिया दे सकूं। लेकिन ये बात बता इसलिए रहा हूं कि इसको मैं को बहुत ज्यादा डिटेल से या बहुत ज्यादा एग्जाम फोकस नहीं पढ़ा रहा हूँ, चूंकि ये कैफ लेवल की रिवीजन होगी, और मकसद इसका होगा कि आप डिसीजन मेकिंग को बस उसका एसेंस समझ पाएं, आप डिसीजन मेकिंग में उतर जाएं। बस इसमें से आपको आधी चीजें भी समझ आ गई, मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए मैं जब आपको इस टॉपिक से शुरू करूंगा और आपको लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ तैयार कर रहा हूँ कि हम प्रॉपर बीएफडी यहां से शुरू कर सकें। तो बीएफडी का प्रॉपर स्टार्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सिलेबस में नहीं है। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप चलो 4 दिन बाद पढ़ लेना, नहीं, जरूरी है डिस्कशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में मिक्स हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे आ चुके हुए हैं जो थे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के, लेकिन स्टाइल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला था। तो इसलिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करूंगा। ये मुझे आज इसलिए बात करनी जरूरी लग रही है कि आपको शुरू के 2-3 लेक्चर्स, हो सकता है 4 लेक्चर्स, वो डिपेंड करता है आपके साथ किस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो। शुरू के 3-4 लेक्चर्स आप समझिए बीएफडी नहीं है, बीएफडी की तैयारी है। तो चूंकि वो बीएफडी प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव भी मेरा ये नहीं होगा कि उसका सवाल आपको करना आना चाहिए। मैं बोर्ड पे सवाल कर रहा हूँ, आपको लगे कि अच्छा ये मैं सॉल्व कर पाऊंगा, पेपर में आता तो क्या करते, नहीं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको पेपर लेवल की तैयारी ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको ना बस कुछ कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाह रहा हूँ। जो आपको मुझे सवाल बोर्ड पे करते करते 30% भी ग्रेस्प हो गए तो मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से मेरा जो स्टार्ट होगा वो बस कुछ चीजें आपको रिटेन करवाने के लिए होगा। बस ये इसलिए भी नहीं कह रहा कि आप दिमाग बंद करके बैठेंगे, बेकार चीज है, नहीं, काम की होगी। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि आप इसको ये समझ के मायूस मत होना कि इन सवालों पे ग्रिप नहीं बन रही। ग्रिप बनाने के लिए था भी नहीं, बस कुछ मेन कॉन्सेप्ट पहुंचाने होंगे आप तक, खास तौर पे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। रेलिवेंट चीज में आप तक अगर पहुंचा पाया तो मेरे लिए ये जीत होगी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करने की। जिन्होंने अभी कल के बच्चे हैं, जिन्होंने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कॉस्ट पढ़ी है, तो उनको तो ये चीजें शायद मेरे बताने पे याद आ जाए। लेकिन जो पुराने लोग भी हैं, कोई बात नहीं, मैं इसकी कोशिश यही करूंगा कि आपको डिसीजन मेकिंग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊं। ये ऑब्जेक्टिव है मेरा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से। एग्जाम फोकस्ड होना ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इसलिए उसमें आपने ये नहीं सोचना कि ये सवाल आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, बहुत है। हाँ, फिर जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे, और मेरा बीएफडी का शायद 25-30% टाइम, या शायद इवन के 35-40% टाइम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे लग रहा होगा। एक बार आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कदम जमा गए, 2 सवाल भी आ सकते हैं उसमें से, 5 में से 2 सवाल भी आ सकते हैं। एक तो इंशाल्लाह आएगा ही आएगा, 2 भी आते रहे, तो एक तो 2 सवाल तैयार हो रहे होंगे। दूसरा, जितने आपने कदम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में जमा लिए, फिर बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो जाएगी।
इसलिए मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपके एक बार कदम जम जाए उसके बाद फिर बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। तो ये मुझे जरूरी था बताना अभी पहली क्लास के अंदर कि मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से शुरू करना है, लेकिन वो सिर्फ कुछ बेसिक चीजें आपके दिमागों तक पहुंचाने के लिए होगा बस, उसका एग्जाम से उस तरह से ताल्लुक नहीं होगा। इसमें आपको बुक की जरूरत रोज पढ़नी है, ये मैंने पहले भी बात की थी, दोहरा रहा हूं क्योंकि रोज बुक हो आपके पास, क्योंकि मैंने सवालों ही पे मोस्टली रहना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, फौरन सवाल पे ले आना है, तो इसलिए जो बुक है ये आप उठा के ले आना, क्लास में आपके पास बुक हुआ करे। और ऑनलाइन वाले लोग बुक सामने रख के ही लेक्चर सुनना, तो बुक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ, बुक आपके पास होनी चाहिए। जिन लोगों के पास, अभी किसी ने पूछा था तो मैं कैमरे पे भी बता देता हूँ कि किसी के पास मेरी पिछले सेशन की बुक है, चल जाएगी। मैंने इसमें मैक्सिमम एक अटेम्प्ट ऐड की है, एक अटेम्प्ट ऐड की है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड किया है और आउट ऑफ सिलेबस चीजें निकाली हैं बस, और एक दो गलतियां थी सोल्यूशन में, वो मैंने ठीक की हुई है, तो वो भी बुक चल जाएगी। अगर बहुत पुरानी है तो वो रहने दें, नई वाली खरीद लीजिएगा जो अगले वीक में आएगी। मुझे आप तक मेनली यही बातें पहुंचानी थी, अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, अपने पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड, और मैंने शुरू किस चैप्टर से करना है, बाकी तरतीब पढ़ते जाएंगे, पता चलता रहेगा मैं किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर कराता हूँ, लेकिन लिंक रखने की वजह, लिंक रखने के हिसाब से तरतीब चला रहा हूँ। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उससे लिंक होगा तो अगला पढ़ाऊंगा, फिर लिंक होगा तो उससे अगला पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने की तरतीब एक फ्लो में ही चल रही होगी। तो ये गाइडेंस आपको देनी थी मैंने आज की क्लास के अंदर, अपनी स्ट्रेटेजी आप तक लानी थी। और एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर आपने कुछ पूछना है इन चीजों से रिलेटेड, क्योंकि वैसे तो इस हुलिये के साथ ये मिसाल अजीब ही है, लेकिन एक मूवी थी एवाटार। अच्छा सर, इसमें जो मैनेजमेंट एक मिनट बात पूरी कर मैं फास्ट पूरी कर। एवाटार एक मूवी थी, देखी हुई? थोड़ी थोड़ी चलें, फिर मिसाल रहने दें। उसमें ना वो जो एवाटार होता है, वो क्रीचर होते हैं, वो जिन, क्या नाम होता है उन परिंदों का, वो उनके साथ ना कनेक्शन जोड़ते हैं, वो अपनी चोटी को ना उनकी दुम के साथ जोड़ते हैं और फिर उनमें आपस में कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बनता है तो फिर वो उसकी हुक्म मानना शुरू कर देते हैं और पूरी प्रॉपर सवारी बन जाती है। तो मेरा और आपका ना कनेक्शन जुड़ेगा, आप मुझ पे भरोसा करके मेरी बात मान के चलेंगे, इस चीज पे यकीन करके बैठेंगे कि मैंने सिंसेरिटी के साथ आपको सिखाना है। जब ये बिलीफ बन जाएगा ना, फिर आप देखेंगे कि आप सीख रहे होंगे। ये आपको खैर नजर तो आ ही जाएगा, मेरी एफर्ट से नजर आ जाएगा कि खुलूस से पढ़ाता हूँ, और कुछ क्लासेस आगे गुजरेंगी तो कुछ और भी आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें ऐड करने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है उनको अंदाजा है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन टीचिंग में मैं बहुत खुलूस से जान मार के ही पढ़ाता हूँ, इस यकीन के साथ जब हमारा आपस का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर आपको सीखने को भी मिलेगा। और वो तभी हो सकता है जब मैं भी आपके साथ मुखलिस हूँ, तो मैं तो हूँ, आप भी मेरे साथ मुखलिस होकर ही पढ़ने बैठे, मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़े, और ये सोचते हुए कि जो भी पूछना बेफिक्र होकर, बेशर्म, हाँ बेशर्म होके पूछिए। बस लास्ट एंड करता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं क्लास। जी, लीनियर प्रोग्रामिंग अभी भी है? लीनियर प्रोग्रामिंग है, लेकिन पहले ये दो लेवल पे होती थी, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में होती थी और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में होती थी। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाली खत्म हो गई है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाली है, कैपिटल राशनिंग है टॉपिक, उसमें है। इसका प्लान मैथड शेयर कर दीजिए, कब क्या पढ़ाया जा रहा है? उससे क्या होगा, सिलेबस एंड कब तक एक्सपेक्टेड होगा? इंशाल्लाह ये अक्टूबर एंड तक या मैक्सिमम नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा एंड, क्योंकि ये 9-10 मुहर्रम कब बन रहा है? संडे मंडे ना, अच्छा ठीक है, तो वो छुट्टी भी निकल गई, और 12 रबीउल की तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे छुट्टी होगी, तो छुट्टियां कोई नहीं है। तो इसलिए मुझे अब जो मैंने अभी इनिशियली कैलकुलेशन की थी, मुझे तकरीबन कोई 45 डेज यानी क्लासेस डेज चाहिए तकरीबन।
तो वो हैं अवेलेबल। मैक्सिमम हुआ भी शायद को संडे ऑन करना पड़ गया तो पड़ गया, वरना उम्मीद यही है कि मैं नवंबर के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा, क्योंकि बीएफडी मोस्टली लोगों की अटेम्प्ट होगी दिसंबर में, क्योंकि आप में से जो आर्टिकल्स के बाद वाले लोग हैं उनकी तो है ही अटेम्प्ट। तो मैं अक्टूबर एंड नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक खत्म कर दूंगा। हाँ अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, बात याद आ गई। आप ऑनलाइन वालों के लिए ना, मैंने एक दिन की क्लास को तकरीबन को 2.5 से 3 घंटे हमारा एक दिन का पढ़ना होगा, उसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ करेगा। ये ऑनलाइन वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए ना प्लान करने में आसानी हो। तो आप जैसे मैंने ये लेक्चर 1 लिखा हुआ है, तो इसी तरह से मैं एक दिन की पढ़ाई को 2 लेक्चर्स में तोड़ के कर रहा हूँ। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। कभी कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसका बहुत लेंथी सवाल होगा, तो उस दिन हो सकता है मैं उस नंबर को 2 घंटे तक फैला दूं, फिर आधे घंटे का दूसरा नंबर कर दूं। तो मैं ऑनलाइन वालों के लिए एक दिन की पढ़ाई को 2 लेक्चर्स में तोड़ के अपलोड किया करूंगा, और हर टॉपिक के सेक्शन के साथ साथ उसको मैं अपलोड कर दिया करूंगा। तो ऑनलाइन वाले खास तौर पे अपने रजिस्टर पे ये ट्रैक जरूर रखते जाना कि किस लेक्चर नंबर में क्या क्या पढ़ा था, मेन चीजें, ताकि आप जब कल नवंबर में तैयारी कर रहे होंगे बैठ के और किसी टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत पड़े, तो आप उसको उसी लेक्चर को जाके दोबारा प्ले कर सकें। और आप जो फिजिकल बैठे हुए हैं, आप तो खैर लेक्चर दोबारा नहीं सुन रहे होंगे। हाँ, फिजिकल वालों के लिए मेरे इल्म के मुताबिक ये फैसिलिटी कॉलेज देगा कि अब जैसे 30 सितंबर को आप लोग निकल जाएं, आर्टिकल वाले लोग जो हैं, ये इसी तरह से अगर कोई और 2, 4, 5 क्लासेस मिस किसी की हो जाती हैं, तो वो लेक्चर उसको हो सकेंगे अवेलेबल। लेकिन ये नहीं होगा कि हर दूसरे हफ्ते छुट्टी करके कहे जी मुझे ये वाले लेक्चर भी दे दो, ये नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को किसी वजह से कोई लेक्चर मिस हो जाता है, सामने बैठे हुए की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी होगी फैसिलिटी अवेलेबल। तो आप जो फिजिकल लेक्चर क्लासेस पढ़ रहे हैं, इनका भी कोर्स पूरा हो सकेगा। कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जी सॉरी, आप पूछने लगे थे उस वक्त कुछ, मैंने अपनी बात। अच्छा जी, दिसंबर 19 दिसंबर 19 2 अटेम्प्ट्स और ऐड की होंगी मैंने, और उसके अलावा है नहीं, एक तो हुई नहीं थी ना। समर 19 पूछ रहे हैं आप? दिसंबर 19 पूछ रहे हैं ना? हाँ, मेरे ख्याल में 4 अटेम्प्ट्स उसके बाद और ऐड हो गई होंगी, और शायद एक आधे टॉपिक में कुछ मुझे लगता है मैंने एडिशन की थी। जैसे मैंने एक, मुझे पता है वो एक छोटा सा फार्मूला था, वो आईकेप की बुक में था, वो मैंने ऐसा अपनी बुक में नहीं डाला हुआ था। इस दफा वो 3 नंबर का सवाल टेस्ट हुआ था, तो मैंने उसको अपनी बुक में भी डाल दिया। तो एक चीज ऐड कर दी। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ी सी शायद कुछ चेंजेस किए हों। बाकी हम पढ़ रहे हुआ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। वो आप वैसे कॉपी साथ अटैच कर लेना, क्योंकि बुक पेपर में लेके जा सकते हैं। अगर आप 2-4 चीजें लिख भी लेंगे तो कोई नहीं पेपर में मसला करेगा। हाँ जी, और जी सर भी कैब के अंदर एक रीजन पेपर आया था एमएफए का। अच्छा, उसके अंदर भी बीएफडी का कुछ क्वेश्चन वो कहते थे कि इंक्लूडेड हुआ। वो ये टोटल फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट होगा। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट वो डिफरेंट तरह का है, वो थ्योरेटिकल है। वो ये वाला उस तरह से नहीं है। ये जो इसमें आपको मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये है थोड़ा बहुत एमएफए में। तो फिर आगे सवाल क्या था इसमें? मतलब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह मतलब उससे ज्यादा डिफिकल्टी होगा, या वो कह रहे थे कि काफी क्वेश्चन आपको कवर हो जाता है बीएफडी में। एमएफए एक बहुत अजीब सा पेपर है। अभी जब तक उसके लिए कुछ नस्लें 2, 4, 5 नहीं ना गुजरती, तब तक नहीं पता चलेगा कि एमएफए का पेपर का मकसद क्या था जिंदगी का। वो अभी पता नहीं क्या है। जी, ये रिवीजन का पैटर्न वही रखना है जिसका लेक्चर्स जब आप तैयारी कर रहे होंगे बैठ के, बहुत जल्दी पूछ लिया सवाल ये, मतलब बहुत जल्दी है ये, नवंबर की तैयारी क्या करनी है। बहरहाल उसमें मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जब फाइनल तैयारी कर रहे हो तो उल्टा चल लीजिएगा। यानी मैंने जिस तरतीब से पढ़ाया होगा आप उससे उल्टी रिवीजन करिएगा, क्योंकि उससे फायदा होता है। जो रिसेंट पढ़ा होता है जब आप वो रिवाइज करते हैं तो वो आता होता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरू से रिवीजन करनी शुरू करते हैं तो वो लगता है मुझे तो सब भूल गया है, तो वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो मेरा मशवरा तो उल्टा चलने का है। बाकी लेकिन इट्स टू अर्ली, करेंगे बात इस एग्जाम मंथ कैसे गुजारना है, एग्जाम वीक कैसे गुजारना है, और एग्जाम डे कैसे गुजारना है, एग्जाम के 3 घंटे कैसे गुजारना है, ये करता रहूंगा साथ साथ आपको एडवाइसेस। चलिए ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसको एंड करता हूँ, और कल से रजिस्टर कैलकुलेटर आप प्रॉपर लेके आइए, और कल से मैं इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।